बेटा हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे थे कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसको कंटिन्यूस करता हुआ थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ। टोटल चार्ज इन दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये भी हो गया, यानी कि नया इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं किया जा सकता। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चलिए ये भी उसमें आ गया। इसकी कई एग्जांपल्स भी आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए इस रूम में हमारे पास कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ बेंचेस हैं, कुछ चेयर्स हैं। हमने यहाँ एक बॉडी से 5 कूलम चार्ज लेकर उस पर शिफ्ट कर दिया, वहाँ से 2 उस पर कर दिया, वहाँ से 3 उस पर कर दिया, लेकिन टोटल चार्ज रूम में ना बाहर से कुछ आया और ना बाहर कुछ गया। यानी कि इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम में भी डिस्कस किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि यूनिवर्स, एक आइसोलेटेड सिस्टम में भी चार्ज एक से दूसरी बॉडी पर शिफ्ट किया जा सकता है, पर नया इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं बनाया जा सकता। ये देखिए, जब हम एक न्यूट्रॉन को तोड़ते हैं ना, ब्रेक करते हैं, तो उसमें भी चार्ज टोटल वही रहता है। जैसे शायद आपने पहले कभी पढ़ा हो, मैं आपको यहां दोबारा लिखकर बता देता हूं। देखिए, एक न्यूट्रॉन है, इसमें एक बहुत हाई एनर्जी फोटॉन जिसकी एनर्जी 1.1 या लार्जर देन 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको गामा फोटॉन भी बोलते हैं, गामा फोटॉन। अगर ये फोटॉन, ये जो फोटॉन है नॉर्मली लेबोरेटरी में क्रिएट करने पड़ते हैं। आइंस्टाइन ने यहाँ से काम शुरू किया था, जो उसका एटम बम वगैरह की थ्योरी थी, न्यूक्लियर फिशन, ये गामा फोटॉन ही है। ये वो गामा पार्टिकल नहीं है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल, ये गामा फोटॉन है, राइट। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ आता है, ठीक है जी। जो हम अब इसको बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ बेटा कि बहुत बारीकी से ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। नॉर्मली हमको कह देते हैं जी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, फिर उसमें गामा फोटॉन भी बोलते हैं। ये जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल है, ये आप जानते हैं कि गामा पार्टिकल न्यूट्रॉन्स होते हैं, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियसेस हैं। हम जानते हैं बेटा कि ओनली दैट पार्टिकल कैन अटेन वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज हैविंग रेस्ट मास 0। जिसका रेस्ट मास 0 है, सिर्फ वही वेलोसिटी ऑफ लाइट अटेन कर सकता है। सो ये तो बहुत क्लियर हो गया कि इनमें से किसी का भी रेस्ट मास 0 नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास भी 9.1 × 10⁻³ होगा। सो इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी ऑफ लाइट अटेन नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन जो इनर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जब स्पीड होती है, जब इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस से निकलता है ना, ऐसे मान लीजिए ये कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पर एक फोटो, आपने केमिस्ट्री में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा। ये एक फोटोन आया, इस इलेक्ट्रॉन को लगा, अब्सॉर्ब हो गया, ये इलेक्ट्रॉन अमिट हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन अमिट होता है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻⁶ मीटर/सेकंड से अमिट होता है। मैं कुछ चैनलों पर आजकल देख रहा हूँ, कई लेक्चर आ रहे हैं, है ना। बहुत से टीचर्स ने इलेक्ट्रॉन की स्पीड मैक्सिमम 10⁻⁶ मीटर/सेकंड बताई है, लेकिन एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनर मोस्ट ऑर्बिट या एटम के इनर मोस्ट ऑर्बिट में घूमता है, यानी कि जो सबसे पास होता है न्यूक्लियस के, वो सबसे तेज होता है, उसकी स्पीड 3 × 10⁻⁷ मीटर/सेकंड होती है। देखिए, जैसे ये एक न्यूक्लियस हो गया, ये जो इसके सबसे इनर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, राइट, उसकी जो स्पीड होगी वो 3 × 10⁻⁷ मीटर/सेकंड होगी। ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। अब इनमें डिफरेंस देखो तो ये वेलोसिटी c/10 है, यानी कि 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है जिसका मास है, और वही एक चीज है जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी अटेन कर सकता है, यानी कि लाइट के क्लोज है, इतनी भी क्लोज नहीं है, स्टिल इट इज 1/10। यानी कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम गेन करने वाली स्पीड से भी 10 टाइम्स तेज चलती है, फास्ट चलती है। ओके जी, क्लियर है। अब मैं इसको बताना चाहता हूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं, अब इलेक्ट्रॉन से जो गामा पार्टिकल है वो बहुत हैवी होता है। जो न्यूट्रॉन का मास होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका न्यूट्रॉन का मास 1837 टाइम्स द मास। अब सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड से चल रहा है, तो ये तो फिर उतना तेज चल ही नहीं सकता, इसकी स्पीड कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगी। तो फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं कि सूरज से आने वाले सभी गामा पार्टिकल्स वेलोसिटी ऑफ लाइट से आते हैं? वो गलत है। सूरज से, जो सन से जो हमारे पास अल्फा बीटा गामा आते हैं, किसी की भी वेलोसिटी ना हो तो वो पहुंच नहीं सकते नीचे, ओजोन लेयर के ऊपर ही रह जाते हैं।
अगर कुछ उसमें चीज नीचे आने के चांसेस हैं तो वो फोटॉन्स हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट गामा फोटॉन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गामा पार्टिकल। ये दोनों में डिफरेंस है। गामा फोटॉन एक जीरो मास का एनर्जी पैकेट है। हाँ, उसकी कुछ ना कुछ मास होगा जब वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलता है, लेकिन उसका रेस्ट मास जीरो होगा, राइट। ये आज तक अभी तक नोन नहीं है कि अगर कोई कॉर्पसल और फोटॉन जब वेलोसिटी ऑफ लाइट से आता है तो उसका कितना मास होता है। ये अभी तक रिसर्च में है, जब आ जाएगा पता चल जाएगा। लेकिन स्टिल ये गामा फोटॉन और गामा पार्टिकल में मैं डिस्टिंग्विश करने की आपको बात कर रहा था कि ये कभी भी ये मत समझना कि ये गामा पार्टिकल है, ये गामा फोटॉन है। ये जो गामा फोटॉन अगर एक न्यूट्रॉन को लगता है तो ये इसमें इतनी एनर्जी होती है कि ये इसको 3 पार्ट्स में तोड़ देता है। इट ब्रेक्स द न्यूट्रॉन इनटू 3 पार्ट्स व्हिच आर नॉट इक्वल। एक तो हो गया E नेगेटिव, ये है इलेक्ट्रॉन, राइट। ये इसका मास है Me, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ओके। और ये है E पॉजिटिव, ये है पॉजिट्रॉन। और ये एक छोटी सी चीज बचती है, यानी कि इसमें से 37 में से एक Me यहां आ गया और एक Me यहां आ गया, बाकी एक और 2 Me यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो। इट इज 1835 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये एक बड़ी अनस्टेबल स्टेट है, इसको इलेक्ट्रॉन, इसको पॉजिट्रॉन और इसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, राइट। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होकर दोबारा एक प्रोटॉन बन जाता है। ये है प्रोटॉन, इस पर चार्ज होगा E पॉजिटिव और इसका मास होगा 1836 Me, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट रह जाएगा, Me। ये एक प्रोसेस है ना। सो इसके लिए अब देखिए इसमें एक छोटी सी बात है, एक गामा फोटॉन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में ब्रेक कर दिया। लेकिन पॉजिट्रॉन जो टोटल अनस्टेबल होता है इमीडिएटली एंटी न्यूट्रॉन से मिलकर दोबारा प्रोटॉन बन जाता है। इसका मतलब एक न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तोड़ा जा सकता है, राइट। लेकिन एक देखने वाली बात है कि आपने नया इलेक्ट्रॉन तो क्रिएट नहीं ना किया, वंस अगेन हम फिर वहीं आ गए, है ना, कि एक नया इलेक्ट्रॉन नया प्रोटॉन क्रिएट नहीं किया जा सकता। हाँ, क्योंकि एक न्यूट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था, इस वजह से आप उसको तोड़कर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बना सके, ठीक है जी। सो मैं इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता कि वी कैन नॉट क्रिएट ए न्यू इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें एक दो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज कन्वर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन था व्हाट इज कन्वर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं यहां लिख देता हूं, कन्वर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। उसका ऑप्शन था पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, राइट। और भी उसने कई दिए थे, हाइड्रोजन आयन वगैरह वगैरह, 3-4 ऑप्शन ही। लेकिन डिस्कशन मेन इन्हीं 2 में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट प्रोटॉन होता है कि पॉजिट्रॉन होता है। देखिए अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, यहां वो कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट बोला जाए तो वो प्रोटॉन है, लेकिन कन्वर्स बोला जाए, कन्वर्स, तो वो पॉजिट्रॉन है। ये अब कन्वर्स का क्या मतलब होता है? कन्वर्स का मीनिंग ये है इक्वल एंड ऑपोजिट। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। अब आप जानते हैं कि मेल एंड फीमेल के वेट में डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके जो फादर हैं उनका वेट है 90 kg और आपके मदर का वेट है 60 kg। दे आर ऑपोजिट, दे आर ऑपोजिट इन सेक्स एंड दे आर डिफरेंट इन वेट ऑल्सो, दे आर डिफरेंट इन वेट ऑल्सो। अब हम आपके मम्मी डैडी को बोलेंगे दे आर ऑपोजिट, दे आर नॉट कन्वर्स, दे आर ऑपोजिट, दे आर नॉट कन्वर्स। कैसे? देखिए जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, लेकिन मास का बहुत डिफरेंस होता है, दैट इज व्हाई दे आर ऑपोजिट। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का कन्वर्स लेना है तो कन्वर्स का मतलब होगा कि मास बराबर और चार्ज भी बराबर बट ऑपोजिट। वो प्रोटॉन नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवियर है, लेकिन जो पॉजिट्रॉन है उसका मास सेम है। सो कन्वर्स जो है, हाँ अब कहेंगे आप मम्मी डैडी में भी ऐसा होता हो सकता है कि मम्मी की हेल्थ अच्छी हो और पापा थोड़े वीक हो और दोनों का वेट 70 kg हो, तो इसका क्लियरली मीनिंग है कि आपके मम्मी और डैडी एक दूसरे के कन्वर्स है, ऑपोजिट नहीं है। एम आई क्लियर अबाउट दैट नाउ? जो दो
अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन देखें तो वो कन्वर्स है, चार्ज ऑपोजिट, मास सेम, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स का डिफरेंस आता है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं शुरू करता हूँ बेटा फैक्ट ऑन। अब ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने से ये समझाना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब जो मैंने ये एक सिंपल बात है, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपको एक ही एग्जांपल ये बोर्ड में ही आता है, नॉर्मली कंपटीशन में नहीं आएगा। इसमें एक सिंपल सा रिलेशन है, आपने +1 में पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू m0 ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अंडर रूट। इसका मतलब है ये किसी भी चीज का रेस्ट मास हो गया, किसी भी चीज का रेस्ट मास हो गया, ये मास एट वेलोसिटी v है, ये जो वेलोसिटी है, c इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। इसका कहने का मीनिंग ये है कि जब किसी चीज की वेलोसिटी हो तो अगर जब वेलोसिटी चेंज करे तो उसका मास चेंज करेगा। लेकिन मैं यहाँ बेटा मैंने काफ़ी लेक्चर चैनल्स पर देखे हैं, उनमें मैक्सिमम ने यही कहा जब भी ये वेलोसिटी चेंज करती है ये मास चेंज होता है बेटा। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये आइंस्टाइन की रिसर्च है, एंड क्लियरली आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए कि मेरी स्पीड में अपने एक व्हीकल पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, तो मेरा मास जो भी है अगर मैं अपनी स्पीड 150 कर दूँ तो वो बढ़ जाएगा। बेटा वो काउंटेबल नहीं है, ये चीज़ कई लोग गलत बोल जाते हैं यहाँ। ये वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होएगी। ये जो वेलोसिटी ऑफ है ना इसकी, ये कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। कंपेरेबल कैसे? जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है उसकी स्पीड 1/10 ऑफ वेलोसिटी हो, ये है कंपेरेबल। यानी कि कोई किसी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर या 2000 किलोमीटर पर आवर, जैसे कि जो फाइटर प्लेन है उनकी स्पीड होती है, वो लाइट से कंपेरेबल नहीं है। आप किसी को अभी वैसे एडवांस क्लासेस में आता है रिलेटिविस्टिक मोशन, उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट को इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मीडियम एंड एनी स्पीड लेते हैं पॉसिबल ऑन अर्थ और इन दिस यूनिवर्स। वो क्यों लेते हैं? उसका कारण ये है कि किसी भी चीज से वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और किसी दूसरी वेलोसिटी का थोड़ा बहुत चेंज होने से वेलोसिटी ऑफ लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए याद रखना, अगर किसी चैनल पर आपने देखा है कि ये वेलोसिटी चेंज होने से ये मास चेंज होना बोला गया, तो टेक्निकली रॉन्ग है। ये वेलोसिटी अगर कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो तब ही मास चेंज होगा, वैसे चेंज नहीं होगा, याद रखना। बट मास चेंज होता है इस वेलोसिटी इफ इट इज कंपेरेबल। देखिए ना, ये c/10 भी है, अगर यहाँ c/10 लिखे तो वो c/100 आ जाएगा, बहुत छोटा सा फैक्टर चेंज होगा। तब भी अगर ये 1/100 आ जाए तो ये फैक्टर स्टिल बहुत स्मॉल अमाउंट से चेंज होगा, इसका कोई ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसी तरह ये सोचते हैं जैसे ये मास चेंज होता है, इसी तरह शायद चार्ज भी चेंज होता हो। अगर हम यही रिलेशन चार्ज पर लगाना चाहें, ये इनिशियल चार्ज है, जैसे ये इनिशियल मास या मास एट रेस्ट था, ये फाइनल मास है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की है, जहाँ वेलोसिटी है उस मास की है, जब ये इस वेलोसिटी से चलेगा तो इसका ये मास होगा। यानी कि ये जो m0 है जब ये v स्पीड से चलेगा, हाँ ये v स्पीड फिर बोल देता हूँ, कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होनी चाहिए। जब ये कंपेरेबल वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगा तो इसका ये मास होगा, राइट। लेकिन चार्ज पर ये चीज वैलिड नहीं है। बार बार क्लियर कर रहा हूं कि मास वेलोसिटी से चेंज होता है अगर उसकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, लेकिन चार्ज पर ये चीज वैलिड नहीं है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मोशन ऑन चार्ज। ये कंक्लूजन है कि मास किसी भी तरह से जो है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मोशन, मास किसी भी तरह अगर कंपेरेबल वेलोसिटी से चलेगा तो वेलोसिटी से मास चेंज होगा। इसी तरह बेटा लेंथ भी चेंज होता है, ठीक है ना। अब अगर आपने लेंथ के बारे में, टाइम भी चेंजेबल है, वो देखना हो तो आपको वर्क पर एनर्जी में मिल जाएगा, या फिर आप मेरा +1 का लेक्चर जब वो होंगे वो अटेंड कर लेना, क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टिल सिर्फ इतना ही है अब के लिए कि मास, अगर कोई भी मास धरती पर है या इस यूनिवर्स में है, वो किसी भी कंपेरेबल वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगा तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। लेकिन चार्ज किसी भी वेलोसिटी से चले वो चेंज नहीं होता, ठीक है ना। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मोशन ऑन
चार्ज। अगर कोई बोले कि मास क्या उसका मास चेंज होगा जब एक चार्ज मूव करेगा, तो वो नहीं चेंज होगा। जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मास है, कोई भी चीज़ मूव कर रही है वो वही रहेगा उसका चार्ज। मास चेंज हो सकता है, चार्ज चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा तो उसके मास पर इफेक्ट होगा, चार्ज पर नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।